दोस्तों, इंसान चाहे कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन अंततः वो जो सच होता है, जो झूठ के पीछे छुपाया गया होता है, वो सच एक दिन बाहर आता है। लेकिन वो सच जब बाहर आता है तो उसके बाद में वो अपने साथ एक ऐसे तूफान को लेके आता है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। यकीनन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज भी है और इस कहानी से आप लोग को एक बड़ी सीख भी मिलेगी, वो मैं आप लोग को अंत में बताऊंगा। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोगों के कहने पर मैंने ये नया चैनल तो बनाया है, लेकिन अब इस नया चैनल को खड़े करने में आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। इस कहानी की अगर बात की जाए तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, रायपुरबा थाना। और इसी रायपुरबा थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है, सकरमील मील इलाका। और इसी सकरमील मील इलाके के अंतर्गत एक महिला रहा करती है जिसका नाम है भारती गौतम। अच्छा, जो भारती गौतम है ये अपने पति रोहित कुमार के साथ रहा करती है। रोहित कुमार और भारती गौतम दोनों ही नज़दीक में ही एक प्राइवेट फैक्ट्री पड़ती है, उसी में दोनों साथ काम करते हैं। सारी ही चीज़ें इस परिवार के लिए ठीक थीं, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 1 नवंबर साल 2025। और इसी 1 नवंबर साल 2025 को कुछ लोगों को ऐसा आभास होता है कि भारती गौतम के घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। लेकिन जो लोग थे उस मोहल्ले के, वो भारती गौतम के जब दरवाजे पे पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जो दरवाज़ा है ये बाहर से बंद है, यानी दरवाजे में ताला पड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी अजीब सी ये बात थी कि दरवाजे के अंदर तो ताला पड़ा हुआ था, लेकिन घर के अंदर से जो बदबू आ रही थी ये नाकाबिले बर्दाश्त थी। और पड़ोस में रहने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने अपनी कान पर रुमाल नहीं लगाया था, नाक पर। और हर किसी को बदबू इतनी ज़्यादा आ रही थी कि कोई भी उस बदबू को चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बाद में जो पड़ोसी लोग होते हैं दरवाजे से ये झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अंदर क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही ये लोग दरवाजे से झांकते हैं तो देखते क्या है कि दरवाजे के अंदर जो फर्श है उस फर्श पर कुछ खून के छींटे पड़े हुए हैं। लिहाजा पड़ोसियों को भी ये समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार अंदर क्या कुछ हुआ है। इस बात की सूचना वो नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। अब जैसे ही पुलिस थाने के अंदर ये सूचना मिलती है कि इस तरीके से घटना हो गई है, तो पुलिस की जो टीम होती है तुरंत जो भारती का घर होता है उस घर पे पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सबसे पहले उस दरवाजे पर लगे हुए ताले को तोड़ा जाता है। पुलिस की टीम स्थानीय लोगों के साथ में घर के अंदर इंटर होती है। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम उस घर के अंदर इंटर होती है, समझने में देर नहीं लगती है कि इस घर के अंदर क्या कुछ हुआ है। दरअसल फर्श पर जहाँ तहाँ काफ़ी ज़्यादा खून बिखरा हुआ था। अब खून तो बिखरा हुआ था, लेकिन इस घर के अंदर जो बदबू आ रही थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए पुलिस वाले अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घर के अंदर बदबू कहाँ से आ रही है। तो पुलिस की जो टीम थी ये अपनी नाक पर रुमाल लगाकर आगे बढ़ती है, और जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचती है समझ जाती है कि बदबू कमरे के अंदर से आ रही है। और इसी कमरे के अंदर बेड के नीचे एक कपड़ों का गत्था पड़ा हुआ था, और इसी कपड़ों के गत्थे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। लिहाजा पुलिस वाले उस कपड़ों के पुटल्ले को बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर निकालते हैं तो तुरंत उसमें पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिलती है, और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं थी बल्कि भारती गौतम की थी। अब उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है इस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। पहचान तो हो चुकी थी, ये मरने वाली महिला भारती गौतम थी, लेकिन देखने से ये पता चलता है कि इस महिला की गर्दन पर किसी ने तेज़ धारदार हथियार को चलाया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। लिहाजा पुलिस वाले यहाँ पर रहने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं कि इस घर के अंदर कौन कौन रहता था। तो जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं वो बताते हैं कि साहब, इस घर के अंदर भारती जो थी ये अपने पति रोहित कुमार के साथ रहा करती थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ना हमने रोहित कुमार को देखा है और ना भारती को देखा था। दरअसल 30 अक्टूबर साल 2025 को सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास जो रोहित कुमार था वो लास्ट बार यहाँ पर देखा गया था। उसके बाद से इस दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। ना किसी ने रोहित कुमार को देखा था और ना किसी ने भारती गौतम को देखा था। जब इस घर से बदबू आना शुरू हुई तो उसके बाद में इस बात की सूचना पुलिस को दी गई थी। फिर पुलिस पूछती है कि ये लोग यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं। तो जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं ये बताते हैं कि रोहित कुमार और उसकी पत्नी भारती पहले कहीं और रहा करते थे,
लेकिन पिछले 7-8 महीनों से वो यहीं पर आकर किराए का कमरा लेकर रहने लगे हैं। इसी वजह से इन पड़ोसियों ने ये सोचा था कि जो रोहित कुमार और भारती हैं शायद कहीं चले गए होंगे। लेकिन जब इस घर से बदबू बहुत ज़्यादा तेज़ आना शुरू हो गई तो इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो स्थानीय लोगों के सारे बयान दर्ज करती है और उसके बाद में इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो जा चुका था, लेकिन उसके बाद में पुलिस वालों के सामने अभी भी सवाल ये था कि आखिरकार कत्ल किसने और क्यों किया है। उसके बाद में इस पूरे कमरे को जब बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है तो पुलिस को यहाँ पर 2 आधार कार्ड मिलते हैं। पहला आधार तो भारती गौतम के ही नाम पे था, लेकिन जो दूसरा आधार था ये किसी वाहिद खान के नाम पर था। अब पुलिस को ये अलग अलग आधार कार्ड मिलना, पुलिस के जहन में तरह तरीके के सवाल आ जाते हैं कि जब भारती गौतम अपने पति रोहित कुमार के साथ यहाँ पर रहा करती थी तो फिर दूसरा आधार कार्ड किसी वाहिद खान का क्यों मिला। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो उस आधार कार्ड को स्थानीय लोगों को दिखाते हैं। क्या इस पर लगा हुआ फोटोग्राफ्स जो है, क्या तुम इसको पहचानते हो? तो जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब इस आधार कार्ड पर जो फोटोग्राफ्स लगा हुआ है ये तो भारती के पति रोहित कुमार का ही है। लेकिन बड़ा अजीब सा सवाल है कि फ़ोटो तो रोहित कुमार का है लेकिन नाम जो है वो किसी वाहिद खान का लगा हुआ है। अब पुलिस वाले भी यहाँ पर अचरज में पड़ जाते हैं कि ये कैसा मामला है कि नाम जो है वो वाहिद खान का लिखा हुआ है और जो फोटोग्राफ्स है वो रोहित कुमार का है। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा पुलिस वाले अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो भारती का पति रोहित कुमार है आखिरकार वो कहाँ है। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो जितनी भी कागजी कार्रवाई थी वो सारी ही कागजी कार्रवाई को पूरा करते हैं और उसके बाद में इस रोहित कुमार को ढूंढना शुरू करते हैं। अब रोहित कुमार का जो मोबाइल नंबर वगैरह वो था वो सारा का सारा सर्विलांस पे लगाया जाता है और आस पड़ोस के लोगों से रोहित कुमार के बारे में पूछताछ की जाती है। किसी ने किधर से भी रोहित को आते जाते देखा क्या? कोई ऐसा व्यक्ति जो रोहित को पर्सनली जानता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको रोहित के बारे में कोई पता हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन जब तमाम लोगों से पूछताछ कर ली जाती है तो वहाँ से भी पुलिस को रोहित कुमार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले जो थे वो रोहित कुमार की तलाश करने के लिए सबसे पहले इस पूरे एरिया के अंदर अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है तो सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं। तो जहाँ पर रोहित कुमार अपनी पत्नी भारती गौतम के साथ में रहा करता था उसी के सामने वाले घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर पाते हैं कि 29 अक्टूबर साल 2025 को रात के 10 बजे के आसपास का समय था और रात के 10 बजे के आसपास जो रोहित कुमार था ये अपने घर के आसपास ही टहल रहा था। उसके बाद वो अंदर गया। फिर उसके बाद में अगले दिन यानी 30 अक्टूबर साल 2025 को सुबह के 8 बजे के आसपास एक बार फिर से वो सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैद होता है। जब पड़ोसी ने बताया था कि वो 31 अक्टूबर को देखा गया था लास्ट बार 8 बजे के आसपास, तो उसी समय वो सीसीटीवी कैमरा के अंदर भी मौजूद था, यानी पड़ोसियों की बात सही थी। अब उसके बाद में फिर वो ना तो कभी सीसीटीवी कैमरा के अंदर आता है ना भारती अंदर आती है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी पुलिस वालों के लिए कि भारती एक बार भी उस घर से बाहर नहीं निकली थी। यानी वजह साफ थी कि भारती का कत्ल हुआ है और कत्ल किसी और ने नहीं, उसके ही पति रोहित कुमार ने किया है। लिहाजा पुलिस वाले रोहित कुमार को ढूंढते तो हैं, आखिरकार पुलिस की जो मेहनत होती है ये भी रंग लाती है और 3 नवंबर साल 2025 को जो रोहित कुमार होता है आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। और रोहित कुमार जब पुलिस की गिरफ्त में आता है तो उसके बाद में पुलिस वाले रोहित कुमार को पुलिस थाने लेके आते हैं और इससे पूछताछ शुरू करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले रोहित कुमार की छानबीन करते हैं, इसकी तलाशी करते हैं, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि रोहित कुमार के पास में उसकी पत्नी भारती गौतम का मोबाइल फ़ोन भी है। यानी ये कत्ल करने के बाद में अपनी पत्नी का मोबाइल फ़ोन भी अपने ही साथ ले गया था। अब उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं रोहित को अब फ्रंट सीट पर बैठाते हैं और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में अब रोहित से पूछताछ करते हैं। तो उसके बाद में जो रोहित था ये भी अपनी सच्चाई कबूल करता है और रोहित इस पूरी कहानी को सुनाता है। लेकिन जब रोहित पूरी कहानी को सुनाता है तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी इस कहानी को सुनकर दंग रह जाते हैं। दरअसल रोहित कुमार बताता है कि इस कहानी की शुरुआत होती है 8 साल पहले से। जो भारती गौतम थी उसकी माँ का नाम था आशा देवी। आशा देवी की टोटल 5 बेटियां थीं, लेकिन आशा देवी की पति की काफ़ी पहले ही डेथ हो जाती है। उसके बाद में आशा देवी की 3 बेटियों की भी डेथ हो जाती है। एक बेटी की उसने शादी कर दी थी और जो सबसे छोटी वाली बेटी थी उसका नाम था भारती गौतम। दरअसल भारती गौतम जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो नौबस्ता के राजीव बिहार के रहने वाले इसी रोहित कुमार के साथ में प्रेम प्रसंग हो जाता है।
जब इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होता है, दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, तो आखिरकार इस बात की जो जानकारी थी ये आशा देवी को लग जाती है। लेकिन आशा देवी जो थी वो इस शादी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी और इनकी शादी के अगेंस्ट हो जाती है। जब शादी के अगेंस्ट होती है तो उसके बाद में जो भारती गौतम थी और जो रोहित कुमार थे, ये दोनों घर छोड़ के भाग जाते हैं और उसके बाद में एक दूसरे शहर पहुंचते हैं और वहीं पर लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। अब ये लिव इन में रहना तो शुरू करते हैं, लेकिन भारती और रोहित कुमार को एक अजीब तरीके की लत लग जाती है। दरअसल इन्हें नशे की बहुत बड़ी लत लग चुकी थी। दरअसल जो रोहित कुमार था ये पहले से ही शराब पीने का आदी था, लेकिन अब इसने अपनी जो लिविंग पार्टनर थी भारती गौतम, उसको भी शराब पीने का आदी बना दिया था। जब कभी भी ये दोनों बाहर काम करने के लिए जाते और वहाँ से जो भी पैसे कमाते, उन पैसों से कुछ शराब की बोतलें भी खरीद के लिए आया करते थे और जो शराब की बोतलें ये खरीद के लाया करते थे, उसी शराब की बोतलों से अपने घर पे ही शाम को ये दोनों बैठकर खूब मज़े से पार्टी किया करते थे। लेकिन इधर जो भारती गौतम की माँ थी, जिसका नाम आशा देवी था, वो अपनी बेटी भारती से कुछ इस कदर नाराज़ थी कि अपनी बेटी भारती से उसने कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं किया और वो ना इस बात की सूचना उसने पुलिस में दी थी। लेकिन इसी बीच में समय गुजरता रहता है, वक्त का पहिया चलता रहता है और जो आशा देवी होती हैं उनकी मौत हो जाती है। अब इधर आशा देवी की मौत हो जाती है, उधर जो भारती थी ये अपने प्रेमी के साथ में लिव इन में रह रही है। घटना को लगभग अगर देखा जाए, जब से इन्होंने शादी की थी, शादी नहीं, जब से लोग घर से भाग के आए थे, जब से लगभग 7 साल का समय गुजर जाता है। अब 7 साल का समय गुजर जाए, इसी 7 साल के समय गुजरने के बाद में भारती को रोहित कुमार की एक बड़ी सच्चाई पता चलती है। दरअसल भारती को पता चलता है कि जिसे वो अपना प्रेमी मानकर जिसके साथ में लिव इन में रह रही है, जिसको उसने रोहित कुमार माना है, दरअसल वो तो रोहित कुमार है ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम तो वाहिद खान है। अब जैसे ही भारती को ये सारी चीज़ें पता चलती है, यहाँ पर भारती एक और गलती करती है। वो इस बात पर 2-4 बातें तो रोहित कुमार यानी कि वाहिद खान से करती है, लेकिन उसके बाद में फिर से वाहिद खान के साथ में जैसे के तैसे वैसे ही रहना शुरू कर देती है। हालांकि भारती को जब सच्चाई पता चली थी, उसे तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए था और उस वाहिद खान के खिलाफ कंप्लेंट लिखानी चाहिए थी, लेकिन भारती चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, उसके साथ में लिव इन में ही रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़े भी बढ़ चुके थे और जो वाहिद खान था भारती से शादी करना भी चाहता था, लेकिन भारती इस शादी को इनकार कर देती है। अब उसके बाद में भारती को पता चलता है कि उसकी जो माँ है उसकी डेथ हो गई है, इसलिए भारती जो थी अब वाहिद खान को अपने साथ लेती है और अपनी माँ के घर पहुँच जाती है और अपनी माँ के ही घर पर रहने लग जाती है। इसी बीच में वाहिद खान को ये पता चलता है कि उसकी जो प्रेमिका है, जो उसके साथ में लिव इन में रह रही है भारती, उसके एक नहीं बल्कि कई लोगों के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस बारे में भारती से बात भी करता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। उसके बाद में जो ये वाहिद खान होता है, जब ये काम से लौट रहा होता है 29 अक्टूबर साल 2025 को, तो अपने साथ में कुछ चिकन, कुछ शराब की बोतलें लेके आता है। उसके बाद में भारती से कहता है कि चलो शराब पियो और इस चिकन को बना लो। ये दोनों बैठकर साथ में शराब पीते हैं, चिकन खाते हैं और उसके बाद में जो वाहिद खान होता है वो इस भारती से कहता है कि तुम्हारा जो कुछ चल रहा है वो ख़त्म कर दो। और इसी बीच में इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और उसके बाद में जो वाहिद खान होता है ये भारती की हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद में थोड़ी देर तो बाहर आता है, घूमता है, फिर सोचता है कि डेड बॉडी को कैसे लेके जाऊँ, कहाँ ठिकाने लगाऊँ। वापस से घर में जाता है और उस डेड बॉडी को बेड के नीचे डालकर घर के अंदर जितने भी कपड़े होते हैं उस डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है और उसके बाद में पूरी रात वहीं पर सो जाता है। उसके बाद में सुबह को वहाँ से उठता है और 9-11 हो जाता है। यकीनन दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाता है तो पुलिस वाले भी सुनकर हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा शातिर और कितना बड़ा दरिंदा है। हालांकि इस बात की सूचना जब भारती के भांजे सोनू को लगती है, चूँकि भारती की एक बहन की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा था, तो वो आता है, पुलिस को तहरीर देता है और उसी की तहरीर के आधार पर ये जो वाहिद खान होता है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब जो वाहिद खान है जी सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहा है। पुलिस का भी ये कहना है कि वाहिद खान ने अपनी पहचान छुपाकर एक लड़की को गुमराह कर उससे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद में उसका कत्ल कर दिया। वाहिद खान के खिलाफ जितने भी सबूत होंगे हम सारे के सारे इकट्ठा करेंगे और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे दरिंदे को किस तरीके की सज़ा मिलती है और इस तरीके की सज़ा, इस तरीके का क्राइम करने वाले के लिए बड़ी सज़ा होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा और आप लोग इस पूरी घटना के अंदर सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं वो भी बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।